हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रियाज क्लासेस। वेलकम टू द क्रैश कोर्स सीरीज, जहाँ पे हम सेकेंड यूनिट ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट को पढ़ रहे हैं। सेकेंड यूनिट है मार्केटिंग एनवायरनमेंट। तो इस यूनिट में आज हम काफ़ी सारे कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। काफ़ी सारे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो आपके बुक्स में दिए गए हैं। एक एक करके हम ब्रीफली, आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, हम ब्रीफली सारे कॉन्ट्रैक्ट्स को देखेंगे। सो लेट अस बिगिन आवर सेशन। ऑल्सो बिफोर वी बिगिन, इफ यू लाइक द वीडियोस दैट आई एम शेयरिंग, डू हिट द like button. Do share your comments to let me know you find all this useful for your studies. Also, don't forget to subscribe so that you won't miss out on watching and learning from my videos. So let us begin our session. सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में। दिस एक्ट वाज गिवन इन द ईयर 1872। ठीक है, तो हम जल्दी से देख लेते हैं इस एक्ट के अंदर क्या क्या बातें कही गई हैं। तो ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है। यहाँ पे आपको कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पढ़ाया जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट किस तरीके से फॉर्म होता है, फॉर्मेशन एक कॉन्ट्रैक्ट का कैसे होता है, और कॉन्ट्रैक्ट का एग्जीक्यूशन किस तरीके से होता है, ये सब बातें जो है इस एक्ट के अंदर आता है। इट ऑल्सो रेगुलेट्स द इकोनॉमिक एंड कॉमर्शियल रिलेशन ऑफ सिटीजन। तो दो लोग अगर एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हैं तो उनके बीच किस तरीके का इकोनॉमिक और कॉमर्शियल रिलेशनशिप होगा, वो भी इस कॉन्ट्रैक्ट में बताया गया है। इसके अलावा एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट आर डिस्कस्ड इन दिस टॉपिक। तो जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है वो हमें बताता है कि कॉन्ट्रैक्ट में कुछ एसेंशियल्स होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वो एसेंशियल्स नहीं होगा तो क्या होगा, दैट कॉन्ट्रैक्ट विल बी ट्रीटेड एज वॉइड, यानी कि इट विल बी वॉइड। अगर कुछ एसेंशियल्स हैं, वो एसेंशियल सारा आपको इस इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बताया गया है। अगर वो एसेंशियल्स नहीं होंगे तो वो कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड माना जाएगा, वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड माना जाएगा। जैसे कॉन्ट्रैक्ट करे जा रहे हैं, हमें पता होना चाहिए कि कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है। अ कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ बिटवीन टू और मोर पर्सन्स बाय विच राइट्स आर एक्वायर्ड बाय वन और मोर टू एक्ट और फॉरबियरेंसेस ऑन द पार्ट ऑफ द अदर और अदर्स। तो ये क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट एक एग्रीमेंट होता है। सिंपल, दो लोगों के बीच, दो या दो से ज़्यादा लोग, ठीक है, दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच में क्या होता है, एग्रीमेंट होता है। और एग्रीमेंट ऐसा होना चाहिए दैट शुड बी एनफोर्सेबल बाय लॉ, ठीक है, जिसमें लोग एग्री करते हैं, लोग आपस में एग्री करते हैं कि मैं ये काम करूँगा या फिर मैं ये काम नहीं करूँगा। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये लिखा रहता है। फॉर एग्जाम्पल कोई भी कॉन्ट्रैक्ट ले लो, कोई एक्ट करने का होता है या फिर वो कोई एक्ट नहीं करने का होता है। तो इस तरीके का कोई भी एग्रीमेंट जो कि एनफोर्सेबल बाय लॉ है, जो कि दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच में बनाया गया है, ऐसे एग्रीमेंटों को आप क्या बोलोगे, ऐसे एग्रीमेंट विल बी कॉल्ड एज कॉन्ट्रैक्ट। तो the act also specifies provisions for the creation of an agency and the rights and duties of principal and an agent. तो प्रिंसिपल और एजेंट वगैरह के बारे में भी अगर आपको ज़्यादा नॉलेज चाहिए तो आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 पढ़ना होगा। तो मोटा मोटी यही है कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताया गया है, कॉन्ट्रैक्ट किस तरीके से बनता है, किस तरीके से एग्जीक्यूट होता है, जो लोग कॉन्ट्रैक्ट के बीच में आ रहे हैं, जो लोग कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स कर रहे हैं, उन लोगों के पास क्या क्या पावर्स हैं, किस तरीके से वो अपना राइट को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अगर किसी ने कॉन्ट्रैक्ट पे एक्ट करने से मना कर दिया तो दूसरे बंदे के पास क्या क्या पावर्स है, ये सारा चीज़ आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर मिलेगा। अब यहाँ पर आपको बस ब्रीफली इसको समझना, ज़्यादा डिटेल में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, बुक्स में भी आपके ज़्यादा डिटेल में इसको नहीं दिया है। तो हम नेक्स्ट एक्ट को देखते हैं। नेक्स्ट एक्ट हमारा कौन सा है वो एक बार देख लेते हैं। नेक्स्ट हमें सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के बारे में पढ़ना है, जो कि मिला है हमें 1930 में, ठीक है। इन द ईयर 1930 वी गॉट द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। चलो हम देख लेते हैं कि सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में क्या क्या बातें कही। सेल ऑफ गुड्स एक्ट में क्या होता है कि गुड्स होता है, कुछ ना कुछ गुड्स होता है, और वो गुड्स मूव करता है फ्रॉम द बायर टू द सेलर, ठीक है। कोई एक सामान रहता है, वो सामान को ए बंदा उसको सेल करता है और बी बंदा जो है वो उसको परचेज करता है। तो जो बंदा सेल करेगा वो हो जाएगा हमारा सेलर, जो बंदा परचेज करेगा वो हमारा हो जाएगा बायर, ठीक है। तो सेलर और बायर के बीच में जो ट्रांजैक्शन हो रहा है वो ट्रांजैक्शन को गवर्न करता है हमारा सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। So a contract whereby the property in goods is transferred
और agreed to be transferred by the seller to the buyer for a price। तो कुछ ना कुछ कंसिडरेशन होगा, फॉर एग्जाम्पल कुछ ना कुछ प्राइस होगा, ठीक है। अगर एक सेलर बायर को गुड्स अपना सेल कर रहा है तो व्हाट ही विल एक्सपेक्ट इन रिटर्न, ही विल एक्सपेक्ट मनी इन रिटर्न, ठीक है। तो कुछ प्राइस में वो सेल करेगा और ऐसा कॉन्ट्रैक्ट वेयर बाय जो प्रॉपर्टी है, जो हमारा गुड्स है, इज ट्रांसफर्ड और एग्रीड टू बी ट्रांसफर्ड बाय द सेलर टू द बायर फॉर अ प्राइस। ये सारा हमारा गवर्न होता है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 के अंडर। तो इस एक्ट में काफ़ी कुछ चीज़ों के बारे में बताया गया है। सबसे पहले तो राइट्स के बारे में, बायर और सेलर, ठीक है, दो लोग इन्वॉल्व होते हैं। एक होता है हमारा बायर जो कि खरीदार होता है और एक होता है सेलर जो कि प्रोडक्ट बेच रहा होता है। तो उन दोनों के पास किस तरीके के राइट्स हैं इसके बारे में बताया गया है। पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी कैसे किस तरीके से ट्रांजैक्शन होगा आपका, वो भी इस एक्ट के अंदर बताया गया है। इसके अलावा रूल्स ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड एज वेल एज अनपेड सेलर के बारे में, हमारा गुड्स किस तरीके से डिलीवर होगा उसके बारे में कुछ रूल्स होते हैं, वो रूल्स भी इस एक्ट में बताया गया। एंड फाइनली अनपेड सेलर, अगर बायर ने सेलर को मनी नहीं दिया, प्राइस नहीं दिया, तो सेलर क्या क्या कर सकता है, क्या क्या राइट्स हैं सेलर के पास, किस तरीके से, क्या वो सीधा कोर्ट जाएगा, क्या वो कहीं एफआईआर फाइल करेगा, वो क्या करेगा, वो किस तरीके से अपना पैसा वापस लेगा, ये सारा राइट्स वगैरह, ये सारी चीज़ें जो है ये सब आपको इस सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 के अंदर मिलेगा। नेक्स्ट एक्ट हमारे पास आता है द इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1951, ठीक है। तो 1951 में हमें कौन सा एक्ट मिला, इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट। तो ये क्या एक्ट है, इसको अभी हम देख लेते हैं एक बार, ये क्या चीज़। तो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट में इंडस्ट्रीज किस तरीके से उनको रेगुलेट किया जाता है उसके बारे में ये पूरा है। हम ये मानते हैं कि हमारा जो गवर्नमेंट है वो बेस्ट जज है, यानी कि वो जो भी करेगा, जो भी डिसीजन लेगा वो नेशनल इंपॉर्टेंस में होगा। हमारे कंट्री को आगे ले जाने के लिए, उसके सिटीजन्स को खुश रखने के लिए सारे डिसीजन गवर्नमेंट लेता है और हम यही मानते हैं कि गवर्नमेंट हमारा बेस्ट जज है। तो गवर्नमेंट जो होता है, जितने भी इंडस्ट्रीज सेटअप होते हैं हमारे कंट्री में, उसको अच्छी तरीके से वो रेगुलेट करता है। इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, जो भी नए नए इंडस्ट्रीज आते हैं उनको परमिट कौन देता है, उनको परमिट, वर्क करने का परमिट हमारा गवर्नमेंट ही देता है। तो जो जितने भी नए आते हैं, नए नए इंडस्ट्रीज आते हैं, उसको सेटअप करने का लाइसेंस जो है वो हमारा गवर्नमेंट देता है। और इस एक्ट ने गवर्नमेंट को एम्पावर कर रखा है कि हमारा गवर्नमेंट उनको परमिशन दे। इसके अलावा न्यू इन्वेस्टमेंट अगर कोई करना चाहता है, इसके लिए भी परमिशन दी गई है, गवर्नमेंट उनको परमिट करेगा टू ब्रिंग इन न्यू इन्वेस्टमेंट। इसके अलावा अगर पहले से जो इंडस्ट्रीज हु आर ऑलरेडी सेटअप, जो पहले से हैं कंट्री में, उनको अगर एक्सपैंड करना है तो इसके लिए भी हमारा गवर्नमेंट उनको मदद करता है। तो इन सारे पावर्स हमने किसके, गवर्नमेंट के हाथ में दे दिया। और ये पावर्स को गवर्नमेंट के हाथ में देने का मेन उद्देश्य यही है कि लार्ज, बड़े से बड़े इन्वेस्टमेंट, बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट होते हैं, करोड़ों में जो इन्वेस्टमेंट होते हैं, बहुत बड़े बड़े ह्यूज अमाउंट में, वो सारे ऐसे इन्वेस्टमेंट्स को, वो सारे इंडस्ट्रीज़ को गवर्नमेंट प्रॉपरली रेगुलेट करे, इस तरीके से रेगुलेट करे कि वो हमारे कंट्री के इम्पोर्टेंस में ही जाए, वो हमारे कंट्री के हित में ही जाए, उनके सारे एक्टिविटीज़ हमारे लिए, हमारे कंट्री को डेवलप करने के लिए जाए। तो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट में हमारा पूरा एक ब्लैंकेट एक्ट है, ये सारे इंडस्ट्रीज़ के ऊपर ये एप्लीकेबल होता है कि किस तरीके से गवर्नमेंट हमारे इंडस्ट्रीज़ को रेगुलेट कर रहा है। एंड दिस वॉज गिवन इन द ईयर 1951। सो 3 एक्ट हमने डिस्कस कर लिए हैं, आगे अभी हमें और एक्ट्स के बारे में देखना है। नेक्स्ट सेशन में हम उनके बारे में भी पढ़ेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू रियाज क्लासेस। थैंक यू एंड बाय बाय।